तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो भैया सबसे पहले ये बताओ 15 तारीख को वीडियो क्यों नहीं आया, 15 फरवरी को। सो देखो भाई, आई वाज बिजी इन माय पर्सनल शेड्यूल एंड कल मैच भी था। सो कल इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। एंड आज आपका 16 तारीख है एंड आज आपको यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 4 एंड इसके हमने जो प्रॉमिस किए हैं डायग्राम्स के कि आपको एक डायग्राम का प्रॉपर वीडियो देंगे। एंड आपको इसमें मिलेगा क्या इसके बाद, मतलब देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ वीडियो के क्या क्राइटेरिया होने वाले हैं। तो देखो, जैसे ही यूनिट नंबर 5 पे मतलब शूट होता है, देन 16 तारीख है तो तुरंत ये 12 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। देन 2 बजे तक या 3 बजे तक आपको यूनिट नंबर 4 मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 4 मिल जाएगा। 3 देखो 12 तक आपको मिलेगा यूनिट नंबर 5 और 3 बजे तक आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर 4। फिर देन आपका डायग्राम से रिलेटेड एक वीडियो है, डायग्राम से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा रात में 8 बजे तक। एंड आज रात में लाइव भी होगा, तो ये 8 बजे तक ये मिल जाएगा। एंड कल कल 9 AM मॉर्निंग में आपको कुछ डायग्राम न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, न्यूमेरिकल से रिलेटेड। एंड न्यूमेरिकल से रिलेटेड के बाद 11 बजे तक मान लो आपका एक वीडियो आएगा कि मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाला है, लास्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपका रहता है। ठीक है, एंड एक वीडियो आपको मिल जाएगा 1 बजे करीब लास्ट मोमेंट टिप्स होगा। सो इनको ज़रूर देखना एंड स्किप मत करना। टाइम जो शेड्यूल मैंने सेट किया है सेम टाइम पे वीडियोस आएंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा एंड देखिएगा। सपोर्ट करिए या ना करिए बट वीडियो ज़रूर देख के जाइए कि आपको हेल्पफुल रहे एग्जामिनेशन में। बस इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोगों का सपोर्ट तो बना ही रहता है, इतना तो मेरे को मालूम है। तो देखो, सबसे पहले हम रेसिप्रोकेटिंग मशीन पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा सा बॉडी थकी हुई है, थोड़ा धीमे पढ़ाऊँगा। कोई सब्जेक्ट मतलब कोई शब्द इधर उधर हो जाता है तो प्लीज़ कंसीडर कर लेना। बाकी कंटेंट में दम रहेगा, बस इतना बता दे रहा हूँ। कंटेंट में दम इसलिए रहेगा बिकॉज सारी चीज़ें हैं, तुमको इजी एक्सप्लेनेशन से लेके बढ़िया बढ़िया डायग्राम जो तुम अपने देखो। मेरे को टाइम क्यों लगता है वीडियो लाने में, बिकॉज क्योंकि मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करके आता हूँ। ऐसा नहीं कि यार मैं बोल दूँ कि नहीं वीडियो आ गया है 30 मिनट में कंप्लीट कर लो, लाइक ऐसा नहीं होता भाई। मेरे से ये होता है कि एक प्रॉपर वीडियो बनाना होता है जिसमें आपके डायग्राम्स हो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो भाई। ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया तो मैं उसमें गलती कर दूँ। तो सबसे पहले ऑल द वे आ रहा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन, तो देखो ब्रो, स्टीम इंजन स्टीम इंजन क्या है? स्टीम इंजन एक हीट इंजन है जो स्टीम मतलब भाप की एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो, जो हमारा स्टीम है, आप समझ लो सपोज कुकर है, कुकर समझो। पहले कुकर को हमने क्या किया, स्टीम किया। मतलब कुकर में हमने दाल चावल एटसेट्रा कुछ भी पानी लगा के चढ़ा दिया, तो उसकी जो स्टीम है मतलब भाप, जो वो भाप निकलती है उससे हम क्या बना सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बॉयलर में बनने वाली जो हाई प्रेशर स्टीम होती है उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पिस्टन को मूव कर सकते हैं। पिस्टन को मूव कराया जाता है जिससे शाफ्ट रोटेट हो सकता है और ये यूज़फुल होता है। देखो, सपोज मान लो तुम्हारे पास कुकर है, कुकर में तुमने क्या किया, सपोज दाल दबाया, चावल चढ़ा दिया, उसकी स्टीम बनी। एंड उस स्टीम को तुम किस में चेंज करोगे, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के बाद मैकेनिकल एनर्जी में तुमने चेंज कर दिया। ठीक है, फिर क्या करोगे तुम, इसमें जो जो अपन की कुकर में बनने वाली हाई प्रेशर की स्टीम है, देखो हाई प्रेशर की स्टीम तो नहीं होती बट इतनी प्रेशर की होती है कि भाई अगर आपका हाथ आ गया ना तो वो हाथ जल जाएगा। ठीक है, बट जो बॉयलर होता है, बॉयलर में क्या होता है कि बॉयलर में हाई प्रेशर वाली स्टीम बनती है। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पिस्टन होता है, आई होप पिस्टन सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो जो पिस्टन होता है उसको क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, एंड इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा शाफ्ट होता है, हम क्या कर सकते हैं, शाफ्ट, ये जो स्टीम होती है ये शाफ्ट को रोटेट करने में क्या करती है, यूज़फुल अपना मतलब यूज़फुल होता है। ठीक है, अब देखो वर्किंग प्रिंसिपल समझ लो भाई। देखो, स्टीम इंजन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किसके लॉ पे चलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर चलता है और प्रेशर एनर्जी ऑफ स्टीम पर बेस्ड है। तो देखो ये कितने 2 लॉ पे बेस्ड है। पहला लॉ है हमारा, फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ है हमारा प्रेशर एनर्जी ऑफ स्टीम। ठीक है,
हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम जब सिलेंडर में एंटर होता है, मतलब जब एंटर करता है वो, तो वो पिस्टन पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। इस फोर्स के कारण पिस्टन आगे पीछे मूव करता है। सपोज ये मेरा पिस्टन है, हमने यहाँ से फोर्स लगाया है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से धक्का देंगे तो ये इसका पोजीशन यहाँ जाएगा, फिर ये बैक भी तो आएगा ना अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे। तो ये है क्या, हमारा पिस्टन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी बोल सकते हैं। पिस्टन की ये जो पिस्टन की ये मोशन होती है, मूवमेंट होती है, ये कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक मैकेनिज्म के थ्रू रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो जो कनेक्टिंग रॉड होती है और क्रैंक मैकेनिज्म होती है, ये इसके थ्रू क्या होती है, रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट होती है। देखो तुमको ये नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। अब इसकी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग समझो। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास स्टीम जनरेशन। स्टीम कैसे जनरेट होती है भाई, तो देखो बॉयलर में पानी को हीट किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, कुकर का एग्जांपल ले लो, एंड हाई प्रेशर पर क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टीम एडमिशन। तो स्टीम जो होती है, स्टीम वाल्व के थ्रू सिलेंडर में एंटर करती है। जो हमारा स्टीम वाल्व होता है, स्टीम वाल्व की जो होता है उसके थ्रू ये कहाँ एंटर करती है, सिलेंडर में एंटर करती है। इसका डायग्राम भी देखेंगे। एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रीम, तो सिलेंडर मतलब इस जो हमारा स्टीम सिलेंडर होता है, स्टीम सिलेंडर के अंदर क्या होता है, एक्सपेंड होती है, पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करती है। जो हमारा स्टीम सिलेंडर होता है, ये स्टीम सिलेंडर के अंदर क्या करती है, एक्सपेंड होती है, मतलब एक्सपेंड मतलब फैलना, ठीक है। पिस्टन फिर क्या करती है, ये पिस्टन और प्रेशर अप्लाई करती है, ठीक है। किस में अप्लाई करती है, पिस्टन पर। पिस्टन मूवमेंट क्या होता है, तो देखो प्रेशर की वजह से होने वाला मूवमेंट, मतलब पिस्टन किसकी वजह से मूव करता है, प्रेशर की वजह से। ये मूवमेंट रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। तुमको 4 पॉइंट क्लियर होंगे। पावर ट्रांसमिशन, पिस्टन की मोशन कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के थ्रू क्रैंक सेप्ट या क्रैंक सेप्ट में, देखो क्रैंक साफ्ट, तो क्रैंक साफ्ट में क्या होती है, क्रैंक साफ्ट को मिलती है, जिससे क्या होता है, जो हमारा साफ्ट होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। अब आता है एग्जॉस्ट ऑफ स्टीम। सो काम करने के बाद स्टीम एग्जॉस्ट वाल्व से, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू क्या करती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब आता है कंटिन्यूस साइकिल। स्टीम का एडमिशन और एग्जॉस्ट लगातार होता है, जिससे इंजन क्या करता है, कंटिन्यूसली वर्किंग करता है, ठीक है। इसको हम सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। एंड हमने वर्किंग और इसके वर्किंग स्टेप्स और वर्किंग प्रिंसिपल एंड इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। तो देखो इसका कन्वर्जन समझ लो भाई। हीट एनर्जी हो गया हमारा स्टीम। स्टीम से हमने क्या बनाया, प्रेशर एनर्जी बनाया। प्रेशर एनर्जी से हमने क्या बनाया, मैकेनिकल एनर्जी। सो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी कन्वर्जन है। अब देखो भाई इसमें क्या होता है, मेन पार्ट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं डायग्राम में। सबसे पहले तो हमारा बॉयलर होता है, स्टीम वाल्व होता है, सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, एंड एग्जॉस्ट वाल्व होती है, ठीक। एंड अब इसके एडवांटेज क्या है, ये भाई सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, हाई टॉर्क एट लो स्पीड, फ्यूल का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो क्या होता है, कोल, वुड और ऑयल, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ये लो एफिशिएंसी होती है, लार्ज साइज एंड वेट होता है, हाई मेंटेनेंस होता है, इसका स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एप्लीकेशन देख लो भाई, ओल्ड लोकोमोटिव्स एंड स्टीम शिप्स में यूज़ होता है, पावर जनरेशन अर्ली डेज एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़, मतलब हिस्टोरिकल यूज़ होता है। तो देखो तुम्हारा ये है, हमारा क्या, ये हो गया। अब हमारा ये क्या है, देखो हमारा ये है ब्रो, अब हमारा क्या है, ये है, ये क्या है, स्टीम इंजन का डायग्राम। एंड ये मेरा को लग रहा है फंस गया। तो देखो स्टीम इनलेट और स्टीम आउटलेट, ठीक है। देखो स्टीम इनलेट मतलब स्टीम अंदर, यहाँ से स्टीम इनलेट है, ठीक है। हाई प्रेशर स्टीम यहाँ से गई, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा सिलेंडर है मान लो, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड कहाँ पे है, कनेक्टिंग रॉड ये है, जो ये वाला एरिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ कि तुमको अच्छे से दिखे। तो देखो जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट क्या होता है, स्टीम इनलेट बोल सकते हो या स्टीम वाल्व बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जो स्टीम हाई प्रेशर में अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन, ठीक है, क्या है, पिस्टन। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, एंड ये हमारा जो है क्रैंक है, ठीक है। ये जो है हमारा क्रैंक है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट क्या है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये, ठीक है। और ये सिलेंडर हो गया। एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ जहाँ से हमारा एग्जॉस्ट निकलता है,
ये एग्जॉस्ट स्ट्रीम मतलब धुआं, ठीक है, जो गाड़ी का धुआं निकलता है ना, तो ये यहाँ से भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जॉस्ट स्ट्रीम है एंड एग्जॉस्ट वाल्व। आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा। तो तुमको ये 5-6 नाम याद रखने हैं और इनकी पोजीशन याद रखनी है एंड बस हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा कार्नोट साइकिल। सो कार्नोट साइकिल क्या होता है? ये आइडियल हीट इंजन होता है। कार्नोट साइकिल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कार्नोट साइकिल जो होता है ये एक आइडियल थर्मोडाइनमिक साइकिल होती है। क्या होती है? थर्मोडाइनमिक साइकिल। तो लिख देते हैं थर्मोडाइनमिक। सबसे पहले क्या लिख देते हैं? ये हमारा क्या होता है? थर्मोडाइनमिक साइकिल होती है जो बताता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। मतलब कार्नोट साइकिल क्या है? सबसे पहले देख लो, ये जो है कार्नोट साइकिल है, ये क्या है? एक आइडियल थर्मोडाइनमिक साइकिल होती है, ठीक है, जो बताता है कि हम मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी हो, मतलब मतलब बताता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी कितनी हो सकती है जब कोई हीट दो फिक्स टेम्परेचर रिजर्वायर्स के बीच में काम करता है। ये साइकिल थ्योरेटिकल होती है, रियल लाइफ में एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसका वर्किंग देख लेते हैं भाई। वर्किंग क्या है? कार्नोट इंजन जो होता है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो हमारा कार्नोट इंजन है वो क्या करता है कि जो हीट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करके देगा हमको? ये हमको कन्वर्ट करके देगा मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, ठीक है। और इसकी इफिशियंसी सिर्फ हॉट और कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इंजन डिज़ाइन पर नहीं। देखो, ये जो कार्नोट है इसका जो इफिशियंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? कोल्ड एंड हॉट रिजर्वायर पर, ठीक है। जो इसका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब देखो, अगर कोल्ड और हॉट के अलावा कोई मतलब इसका इंजन डिज़ाइन पर कुछ नहीं डिपेंड करेगा, इतना ध्यान रखना। इसका जो इफिशियंसी है सिर्फ दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, या तो आपका कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए या तो हॉट रिजर्वायर होना चाहिए। ये प्रिंसिपल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे बेस्ड है। अब सेकंड थर्मोडाइनमिक लॉ क्या होता है वो हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, जो कि हमारा स्टीम इंजीनियरिंग एंड थर्मोडाइनमिक्स है। हमने 5th नंबर का यूनिट इसलिए जल्दी समझाना पढ़ाने का कोशिश इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 5th यूनिट तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट शॉर्ट नोट, राइट कार्नोट इंजन साइकिल, ऑटो साइकिल, ये सब आते हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपको पढ़ा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा जल्दी होगा। तो अब देखो कार्नोट साइकिल क्या होती है। देखो कार्नोट साइकिल क्या होती है? कार्नोट साइकिल में 4 रिजर्वायर प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे। तो ये देखो, हॉट रिजर्वायर डायग्राम तुम लोगों के लिए लिया है, एंड अगर तुम इसको गूगल में सर्च करते हो तो मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो देखो कार्नोट साइकिल के देखो ये भी डायग्राम हो सकते हैं। देखो जैसे ये है, देखो वॉल्यूम है, एंथैल्पी है। देखो इसको थोड़ा सा ओपन होने दो, ठीक है, इसको ओपन कर। देखो जैसे ये तुमको डायग्राम दिख रहा है, वॉल्यूम 1 2, देखो यहाँ पे तुमको 1 दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 एंड 4। तो ये क्या होता है? 1 से 2 तक हमारा क्या थर्मल एक्सपेंशन है, एंड 2 से 3 तक हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एंड 3 से 4 तक हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन है, 3 से 4, एंड 4 से 1 क्या है? हमारा आइडियाबैटिक कंप्रेशन है। ऊपर प्रेशर है, नीचे वॉल्यूम है, ठीक है। इतना तुम्हारा मतलब क्लियर होगा। या तो तुम इसी डायग्राम को ऐसे बना सकते हो, ये किस पे दिखा रहा है? टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। सो 1 और 2 सेम आइसोथर्मल एक्सपेंशन होंगे, एंड 2 3 हमारे क्या होंगे? आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होंगे, एंड 3 एंड 4 हमारे आइसोथर्मल एक्सपेंशन होंगे, एंड 4 1 हमारे आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन होंगे। 3 और 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड 4 1 आइडियाबैटिक कंप्रेशन, एंड 1 2 हमारे आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। बट इसमें जो मेजर चेंज आता है, ये जो प्रेशर होता है ये चेंज हो जाता है टेम्परेचर में, एंड वॉल्यूम हमारा चेंज हो जाता है एंट्रोपी में। सो ये जो चीज़ें मैंने तुमको डायग्राम में दिखा दी, तुम ये डायग्राम भी बना सकते हो, एंड जो मैंने दिखाया है ये भी बना सकते हो, ये भी सही है। बट ये बहुत ईजी डायग्राम है, ठीक है। बट तुम बनाना उसको ही बनाना। देखो मैं यहाँ पे बना के तुमको दिखा दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ तुमको। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इसका डायग्राम भी समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुमको क्या बनाना है? सबसे पहले तो तुमको एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ, रुक जाओ, हम येलो पेन से बनाएंगे, ठीक है। येलो पेन हमारे लिए बहुत अच्छा है, एंड हम यह अच्छा दिखता भी है, दैट्स वाई मैं बोला। इसको हम ऐसा एंड रुक जाओ, अभी देखो थोड़ा सा टाइम लगे। ऐसा 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 एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा, हाँ ठीक है। बाकी तुम कंसीडर कर लेना अपने हिसाब से। तो ये 1 से 2 होगा एंड 3 होगा।
तो देखो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा, सबसे पहले मान लेते हैं हम, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा, देखो ये हमारा क्या होगा, वॉल्यूम प्रेशर। ठीक है, तुम टेम्परेचर और एंट्रोपी में बना सकते हो, लेकिन हम वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम एंड वेट, आई होप मैं क्लियर हूँ। वॉल्यूम और प्रेशर एंड वॉल्यूम, देखो मैंने गलत लिख दिया ना, प्रेशर हमारा ऊपर है एंड वॉल्यूम हमारा नीचे है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम प्रेशर, तो प्रेशर हमारा ऊपर को है एंड हमारा वॉल्यूम इधर को। तो अब देखो, अब हमें प्रोसेस देखनी थी, तो देखो ये 4 रिजर्वायल प्रोसेस होते हैं। देखो जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहाँ पे होगा, कोई मेरे को बता सकता? तो ये होगा 1 से 2 के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये आइसोथर्मल क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये हमारा प्रोसेस नंबर 1 पे आएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन T1। देखो इसमें क्या होता है, जो वर्किंग होती है वो सब्सटेंस मतलब गैस हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करता है। जो हॉट रिजर्वायर होता है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है एंड गैस एक्सपेंड होती है, वर्क डन होता है। यहाँ पे जो क्या क्या होता है, जो गैस होती है वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है, और जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है। सो आई होप 1 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन T1 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब तुम्हारा 1 2 जो 1 से 2 तक मेजरिंग है उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, प्रोसेस नंबर 1। तुमको इसका प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एंड पीछे गाड़ी वाला कचरा आया है तो प्लीज़ अवॉइड करना, अगर वीडियो में वॉइस आ रहा हो, बट वैसे आएगा तो नहीं, माइक अच्छा क्वालिटी का है। एंड अब आता है आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 2 से लेके 3 तक। तो 2 से 3 तक जो ये होगा, क्या होगा, एक मिनट मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये तुम्हारा क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो होता है ये क्या करता है, देखो एडियाबैटिक लिख दूं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो होता है ये हीट ट्रांसफर जीरो होता है, इसमें गैस और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, टेम्परेचर T1 से T2 गिर जाता है। ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर होता है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, T1 होगा। तुम टेम्परेचर में भी डायग्राम बना सकते हो, जैसा कि मैंने तुमको बताया है, कोई तुमको पाबंदी नहीं है, तुम बना सकते हो टेम्परेचर और एंट्रोपी में। जो मैंने तुमको डायग्राम दिखाया था तुम उसमें भी बना सकते हो, ये उसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो टेम्परेचर क्या होता है, T1 से T2 तक गिर जाता है। ठीक है, एंड प्रोसेस नंबर 3 क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो जो हमारा 3 और 4 वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, देखो ऊपर वाला आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, बट जो 3 और 4 वाला पार्ट है ये हमारा क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इट मींस टेम्परेचर T2। तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 होता है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 होता है एंड यहाँ पे टेम्परेचर T2 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। एंड आइसोथर्मल क्या होता है, जो गैस होती है वो कोल्ड रिजर्वायर को क्या करती है, हीट रिजेक्ट करती है। ठीक है, जो कोल्ड रिजर्वायर होता है वो क्या करती है, कोल्ड रिजर्वायर को हीट रिजेक्ट करता है। क्योंकि देखो रिजेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि कोल्ड कर देते, बट कोल्ड किसको रिजेक्ट कर रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है। आई होप इतना क्लियर। टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जैसे कि ऊपर रहता है। एंड गैस कंपेयर नहीं होती, कंपेयर नहीं, कंप्रेस नहीं होती, मतलब समझ रहे हो, कंप्रेस मतलब जैसे दबाना। ठीक, अब आता है 1 से 4, देखो यहाँ पे लिख दिया 3 से 4 एंड अब 4 से 1। 4 से 1 में क्या होगा, 4 से जो 1 होगा ये होता है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है कि इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती और गैस कंप्रेस होकर इनिशियल स्टेट में आ जाती है। जो गैस होती है वो क्या होती है, दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है और अपने इनिशियल स्टेट में आ जाती है एंड टेम्परेचर वापस T1 हो जाता है। देखो हम एक चीज़ बताता हूँ तुमको, मतलब मैं एक चीज़ बताता हूँ तुमको, हम नहीं मतलब कि देखो, एक तो भाई पता नहीं यार ये प्रॉब्लम क्यों करने लगता है, जब मतलब फ्लो अच्छा चल रहा होता मेरा पढ़ाने का तो कोई ना कोई डिवाइस ही प्रॉब्लम कर। तो देखो हाँ, आई होप ठीक है। सो देखो भाई, जो तुम्हारा 1 से तुम स्टार्ट करोगे, तुम्हारा 1 से लेके 3 तक टेम्परेचर क्या होने वाला है, टेम्परेचर T1 होने वाला है। और जो तुम्हारा 1 से 2 होगा वो क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एंड 2 से 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड 3 से 4 यहाँ से टेम्परेचर T2 आ जाएगा एंड यहाँ से आइसोथर्मल कंप्रेशन शुरू हो जाता है। एंड इसके बाद क्या होगा कि जो तुम्हारा 4 से 1 होगा ये क्या हो जाता है,
4 से 1 जो तुम्हारा एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जब देखो 4 से 1 पहुंच गया तो फिर भाई फिर से ये साइकिल शुरू कर देगा, सेम साइकिल रिपीट करेगा, तो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो वापस कहाँ पे आ जाता है, T1 पे आ जाता है। आई होप इट्स ऑल क्लियर। कार्नोट साइकिल का डायग्राम, ये भी डायग्राम है एंड वो भी डायग्राम है, मैं प्रेफर दोनों को करूंगा, अब इसमें से कोई भी बना सकते हो, ठीक है। बट मैं प्रेफर करूंगा कि भाई अगर तुम एक्सप्लेनेशन जो मैंने ऊपर बताया है तो तुम डायग्राम कौन सा प्रेफर करो, डायग्राम तुम ये वाला प्रेफर करो, ठीक है, डायग्राम तुम ये वाला प्रेफर करो, ठीक है। एंड अब कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी देखते, तो कार्नोट साइकिल की जो कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, n इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो देखो जो T1 टेम्परेचर होता है ये किसके लिए होता है, कोल्ड रिजर्वायर के लिए, कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर इन केल्विन, और ये किसके लिए होता है, सॉरी गलत लिख दिया भाई, ये हॉट के लिए होता है, ये कोल्ड के लिए होता है। तो देखो T1 हॉट के लिए जाना जाएगा एंड T2 कोल्ड वाटर, कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर के लिए जाना जाता है, ठीक है। आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा एंड कोई दिक्कत परेशानी की बात हो तो प्लीज़, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इफिशियंसी होती है वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब कार्नोट साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी डिफाइन करता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी को डिफाइन करता है एंड रियल इंजन के लिए क्या देता है, बेंच मार्क में काम करता है एंड बेंच मार्क का काम करने के बाद क्या करता है, थर्मोडायनेमिक्स का बेस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ कार्नोट साइकिल देखो, मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी होती है, आइडियल बेंचमार्क फॉर हीट इंजन होते हैं एंड इफिशियंसी डिपेंड करती है ओनली रिजर्वायर टेम्परेचर पर, फुल्ली रिवर्सिबल साइकिल होती है, नो थर्मल एनर्जी लॉस, इसमें कोई थर्मल एनर्जी का लॉस नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, देखो प्रैक्टिकली भी है, नॉट प्रैक्टिकली भी है एंड बहुत ज़्यादा स्लो ऑपरेशन है और लो पावर आउटपुट है, लार्ज सिस्टम रिक्वायर्ड रहती है, नॉट सुटेबल फॉर रियल पावर जनरेशन। कार्नोट साइकिल के इंजन्स क्या हैं, कार्नोट साइकिल के यूज़ क्या है, ये यूज़ किया जाता है, मतलब सबसे बड़ा यूज़ क्या है, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, कंपैरिजन ऑफ रियल इंजन एफिशिएंसी, डिटरमाइनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी लिमिट, बेसिस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आता है ये देखो लिमिटेशन या डिसएडवांटेज, एक ही बोलो, पर्टिकुलर पॉसिबल नहीं, बहुत स्लो होता है, इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है, तो ये वही है। अब बात करते हैं हम ऑटो साइकिल की, इसको पेट्रोल इंजन साइकिल भी बोला जाता है। तो ऑटो साइकिल होता क्या, तो ऑटो साइकिल का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ऑटो साइकिल जो होता है ये एक स्पार्क इग्निशन इंजन के साइकिल। स्पार्क इग्निशन, स्पार्क तो जानते हो जो आपकी मोटरसाइकिल वगैरह में होता है, ठीक है, स्पार्क इग्निशन, ठीक है। तो ऐसा ही इंजन होता है स्पार्क इग्निशन, ठीक है। पेट्रोल इंजन का थ्योरेटिकल मॉडल माना जाता है, जो पेट्रोल इंजन होता है हमारा 2 और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, इसका ये क्या है, थ्योरेटिकल वर्जन है एंड ये जो होता है ये एक साइकिल देखो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन पर बेस्ड है, जो इसकी ये साइकिल मतलब जो होती है किस पे बेस्ड है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन पे। अब देखो प्रोसेस समझ लेते हैं एंड इसका डायग्राम देखो ये है एंड यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है एंड यहाँ पे तुमको मैंने अच्छे से समझाया है, 1 2 3 4 पता एंड 1 से 2 2 से 3, बट हम एक बार गूगल को प्रेफर करेंगे कि हमारा जो साइकिल का डायग्राम है, ऑटो साइकिल का डायग्राम हम देखने के लिए आ गए हैं, क्योंकि देखो भाई पीपीटी में एक बार चेक कर लेना चाहिए क्या सही पढ़ा रहे हैं आपको या गलत पढ़ा रहे हैं। तो देखो ऑटो साइकिल का डायग्राम आ गया, तो देखो ये डायग्राम आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो हमने वहाँ पे लिया, बट अगर आपको ये डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा तो एक सिंपल सा डायग्राम है, तुमको ये तुम डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट एंट्रोपी, तो मतलब तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, जैसे कि ऑटो साइकिल का ये भी डायग्राम है, ठीक है। ऑटो साइकिल के बहुत सारे डायग्राम है भाई, ये भी डायग्राम है, ठीक है। सो हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बना पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम में समझेंगे, तो सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम को, ठीक है। तुम कोई ये भी डायग्राम बना के आओगे ना पेपर में तो ये भी सही है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले लिया हमने एक ये डायग्राम, ठीक है, ठीक है, इसको लिया एंड अब हमने इसको ड्रॉ करना शुरू किया। तो देखो ऐसा 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 ऐसा, तो अब इसमें मार्किंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है।
आई होप मेरा डायग्राम सही है, बट एकदम भद्दा सा बना हुआ गंदा सा, बट आई होप आप क्या करोगे, कंसीडर कर लो। देखो इसमें नंबरिंग थोड़ा सा गलत गलत होगी, बाकी तुम समझ लेना, या चलो अपन वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई देखो नंबरिंग से फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि स्टार्टिंग तो हमें 1 से ही करनी है ना। तो यहाँ पे है 1 2 3 4, ऐसा चलेगा ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 1 2 क्या होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, ये हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन माना जाता है। इसमें क्या होता है, जो पिस्टन होता है बीडीसी से कहाँ जाता है, टीडीसी में जाता है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है एंड कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता। तो देखो जो हमारा 1 और 2 है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, एंड इसमें जो पिस्टन होता है वो कहाँ से जाता है, बीडीसी से टीडीसी में क्या होता है, जाता है। एंड 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 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। सो ये 2 से 3 होता है, जो ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है 2 से 3 है। तो इसमें क्या होता है, जो स्पार्क प्लग से क्या होता है, फ्यूल इग्नाइट होता है। जो हमारा स्पार्क प्लग होता है वो किससे इग्नाइट होता है, फ्यूल से इग्नाइट होता है। एंड यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट होता है, एंड प्रेशर अचानक से इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड अब आता है 3 से 4 तुम्हारा जो कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। यहाँ पर जो पावर स्ट्रोक है वो यहाँ पर पावर स्ट्रोक होता है, एंड गैस एक्सपेंड होती है। पिस्टन जो होता है वो टीडीसी से बीडीसी जाता है। अब देखो हमारा जो पिस्टन होगा वो कहाँ से जाएगा, टीडीसी से बीडीसी में, बट स्टार्टिंग में कहाँ से आ रहा था, टीडीसी से बीडीसी आ रहा था। आई होप इतना क्लियर है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एनर्जी रिजेक्शन 4 से 1, यहाँ पे हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एंड साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो तुमने डायग्राम देख लिया, ये डायग्राम तुमको समझ में आ गया होगा। अब इसका इफिशियंसी समझने की कोशिश करो। इसका जो इफिशियंसी होता है आई एन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल्स टू आर गामा -1। तो आर क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है, एंड गामा हमारा जो होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। जो गामा होगा वो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, एंड कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से क्या होता है, इफिशियंसी बढ़ती है, ठीक है। एडवांटेज समझ लो भाई, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, हाई स्पीड ऑपरेशंस होते हैं, एंड यूज़ किया जाता है पेट्रोल इंजन, स्मूथ रनिंग होती है। डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो साइकिल, देखो नॉकिंग प्रॉब्लम होती है, लोअर इफिशियंसी देन डीजल साइकिल एंड नॉट सुटेबल फॉर हैवी लोड। एंड ऑटो साइकिल के यूजेस क्या हैं, पेट्रोल कार, बाइक, स्कूटर्स एंड स्मॉल जनरेटर। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो जितना मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट जो आपको देखने को मिलता है डीजल एंड डुअल साइकिल पीबीसी एंड टीएस डायग्राम एंड इट्स एफिशिएंसी। जो इसका 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक का इंजन आता है डीजल पेट्रोल का, उसमें से आपको एक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डीजल साइकिल क्या होता है, डीजल साइकिल मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन का आइडियल साइकिल। तो कंप्रेशन इग्निशन सीआई इंजन का क्या होता है, आइडियल साइकिल होता है। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्ट होता है और स्पार्क प्लग नहीं होता। देखो जो डीजल साइकिल है, तो मान लो कि डीजल साइकिल में क्या नहीं होता है, स्पार्क नहीं होता है, एंड ये इसमें क्या होता है, इंजेक्ट होता है, फ्यूल क्या होता है, इंजेक्ट होता है। हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, ठीक है। एंड प्रोसेस ऑफ डीजल साइकिल, तो मैंने शायद यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये बहुत बढ़िया डायग्राम है। तो इसमें कोशिश करना कि तुमको मैं समझा सकूँ। तो देखो भाई, जो 1 से 2 वाला पार्ट होता है, कहाँ गया 1 से 2, तो 1 से 2 वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। ये 1 से 2 वाला पार्ट मान लो यहाँ पे A1 में, रुक जा मैं नामकरण कर दूं, ये तुम्हारा 1 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, एंड ये तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है, 3 4। तो देखो पहला हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा, देखो ये प्रेशर है, ये हमारा क्या प्रेशर है, एंड ये हमारा नीचे का वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम ऐसा डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या होता है, जो एडियाबैटिक होता है वो क्या होता है, पिस्टन जो होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है कि जो बीडीसी से कहाँ जाता है, टीडीसी में, ये पता है। प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता। 2 से 3 जब जाते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल इंजेक्ट होता है। जो हमारा 2 से 3 वाला चीज़ होती है, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन होता है एंड कंबंशन होता है, ठीक है। कंबशन होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आता है 3 से 4 में पावर स्ट्रोक होता है। तो देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोल सकते हो या पावर स्ट्रोक भी बोल सकते हो। यहाँ पे गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है, वर्क आउटपुट मिलता है, एंड
प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब 4 से 1 क्या होता है, 4 से 1 होता है कार्नोट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। यहाँ पे हीट को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, एंड साइकिल क्या होती है हमारी, कंप्लीट हो जाती है। तो डीजल साइकिल पीवीसी डायग्राम तुमको ये देखने को मिल गया है, एंड मैं इसको छोटा सा कर दे रहा हूँ। एंड अब आता है हमारा डीजल साइकिल टीएस डायग्राम। तो डीजल साइकिल टीएस डायग्राम सेम है, ऐसे ही बना सकते हो। और ये है हमारा एस, ये वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एस, ठीक है। अब आते हैं इफिशियंसी। तो इफिशियंसी में क्या होता है, एन डीजल इज इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन आर गामा -1 इंटू रो गामा -1 आर, सॉरी गामा ब्रैकेट रो -1। तो यहाँ पे आर हमारा कंप्रेशन रेशियो, रो मतलब कट ऑफ रेशियो, एंड गामा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, हाई होता है, एंड इसलिए इफिशियंसी इसकी क्या होती है, बहुत बढ़िया होती है। अब आता है डुअल साइकिल। सो डुअल साइकिल क्या होता है भाई, डुअल साइकिल में जो होता है, क्या होता है डुअल साइकिल में ऑटो प्लस डीजल साइकिल का कॉम्बिनेशन होता है। जो हमारा डुअल साइकिल होता है ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, सबसे पहले ध्यान रखना कि ये ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। एंड ये रियल इंजन के बिहेवियर को डुअल साइकिल, ये रियल इंजन का बिहेवियर डुअल साइकिल का सबसे क्लोज होता है, ठीक है। एंड इसमें हर एडिशन में पार्टली कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं और पार्टली कांस्टेंट प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डुअल साइकिल्स, तो देखो 1-2 एडियाबैटिक कंप्रेशन में प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड इसमें 3 में क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है। इसमें फ्यूल का पहला पार्ट बर्न होता है, प्रेशर सडन इंक्रीज होता है। डायग्राम भी दिखाऊंगा। 3 से 4 क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, यहाँ बाकी फ्यूल बर्न होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है, एंड वो आउटपुट मिल जाता है। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन में क्या होता है, हीट रिजेक्ट होती है एंड साइकिल कंप्लीट होती है। तो देखो तुम ये समझ लो कि हमने 1 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4 पे चले गए, एंड यहाँ पे हमने 4, 5, एंड हमने एक 5 डैश और 4 डैश भी नाम दे रखा। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का ये पीवी डायग्राम है डुअल साइकिल का। एंड टीएस डायग्राम आता है। सो देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यू इज इक्वल टू सी है कांस्टेंट, पी इक्वल टू प्रेशर कांस्टेंट, एंड यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वी बोल सकते हो उसको, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ डुअल साइकिल। तो इफिशियंसी कैसी है, डुअल साइकिल की इफिशियंसी कैसी है भाई, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बीच में अच्छी होती है। मतलब इफिशियंसी डुअल साइकिल की इफिशियंसी, तो ऑटो और डीजल साइकिल के बीच में क्या इफिशियंसी होती है, रियल इंजन के लिए मोस्ट पर्टिकुलर होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू एन ऑटो ग्रेटर देन एन डुअल एन डीजल, ठीक है। एक लाइन में याद रखने की चीज़ है, क्या याद रखने की चीज़ है कि जो ऑटो साइकिल होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम रखता है, एंड डीजल साइकिल का में देखो ऑटो साइकिल में क्या होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर होता है, और डुअल साइकिल में दोनों का मिक्स होता है, ऑटो प्लस डीजल का। अब आता है आपका 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेट्रोल एंड डीजल इंजन समझना है। तो सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि 1 स्ट्रोक इंजन अपनी आइडल कंडीशन पे है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इग्नाइट किया। देखो ये जो तुम्हारा होता है, जब तुम्हारी गाड़ी चलती है तो ये जो तुम्हारा पिस्टन है ये ऊपर नीचे होता रहता है, इतना तुमको मालूम होगा। एंड ये जो देखो इग्निशन मतलब तुमने किक मारा या सेल्फ मारा, तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल ऑन है, ओके ब्रो, ऑन है, गाड़ी का पेट्रोल ऑन है, ठीक है, ठीक है। तुम ये समझो कि ये जस्ट नीचे जाएगा, जैसे ये नीचे गया तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे एयर बनाई, ठीक है। एंड तुमने जैसे ही स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट हुआ। तो ये देखो जो सबसे पहले समझ लो ये तुम्हारा ट्रांसफर पोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसफर पोर्ट होता है ये, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट है, ये क्या पार्ट होता है, इनटेक पार्ट होता है, और ये भी इनटेक पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है। देखो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला गाड़ी में क्या होता है, जो तुम्हारा फ्यूल होता है ये यहीं से आता है, एंड फ्यूल और एयर दोनों साथ में आती हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या करते हैं कि यहाँ से अपन ने इनने अंदर एंट्री बनाई, एंड ये अपना इनटेक पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बूंद बूंद सी इनटेक पार्ट है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट हमारा मतलब भर के, क्रैंकशाफ्ट में बोल दो या पूरे पिस्टन में हमारा पेट्रोल और एयर का मिक्सचर भर गया। देन भाई अब अपन क्या करेंगे, ये क्रैंक केस हो गया, ठीक है। अब भाई अपन ने मारी किक या अपन ने मारा सेल्फ, ठीक है। तो भाई ये क्या हुआ, देखो
ट्रांसफर पोर्ट ओपन कर दिए जाते हैं और फ्यूल और एयर मिक्सचर और ये यहाँ पे बंद हो गया। एंड ये जैसे ही मूव करना शुरू हुआ तो एग्जॉस्ट का जो पोर्ट है, मतलब जो साइलेंसर है, वो ओपन कर दिया जाएगा एंड जो धुआं है एग्जॉस्ट बर्न वो गैस के बाहर आ जाएगा। एंड ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन कर दिए जाते हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन कर दिए। देखो ये सबसे पहले इतना ध्यान रखना कि ये फ्यूल जो अपना फ्रेश फ्यूल होता है टंकी में, उसके साथ क्या लेता है, गैस, मतलब मिक्सचर ऑफ एयर लेगा और अपने मतलब पिस्टन के अंदर रख लेगा। ठीक है, मतलब जैसे ये दबा के रख लिया ना, यहाँ पे देख रहे होगे, मतलब जब ये नीचे आया, ये ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे ऐसा होता रहता है। एंड ये जब स्टार्ट होती है गाड़ी तो इसने यहाँ पे बना लिया प्रेशर। फिर जब अपन ने किक मारी तो ये फिर ऊपर नीचे होते ही है, तो भाई ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाते हैं, तो हमारा जो धुआं होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और अपना जो देखो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, जो वन स्ट्रोक इंजन है वो कंप्रेशन प्लस इनटेक के लिए जरूरी है। तो इनटेक क्या करता है, फ्रेश फ्यूल और एयर। ठीक है, और कंप्रेस करता है उसको। ठीक है, सेकंड किस लिए है, पावर इग्निशन, या मतलब पावर इग्निशन मतलब या तो उसके लिए, मतलब इग्नाइट करने के लिए, मतलब जलाने के लिए उस फ्यूल को, एंड गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, प्लस एग्जॉस्ट करने के लिए। तो दो चीज़ें तुमको ध्यान रखनी है, डायग्राम तुम बना लेना, मैंने दिखा दिया। जो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है उसमें सिर्फ 2 स्ट्रोक में एक कंप्लीट साइकिल होती है। भैया 2 स्ट्रोक में ही कंप्लीट एक साइकिल होता है, और एक क्रैंकशैफ्ट रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, 1 पावर स्ट्रोक मतलब कंप्रेशन प्लस इनटेक, मतलब अपवर्ड स्ट्रोक होता है, ऊपर की तरफ स्ट्रोक होता है। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ में मूव करता है। एंड सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर के अंदर पहले से मौजूद फ्यूल एयर मिक्सचर को क्या करता है, कंप्रेस करता है, जैसे कि मैंने बताया। इस दौरान जो ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं वो बंद होते हैं। भाई यहाँ पे देखो अभी तो तुम्हारा आइडियल कंडीशन पे यहाँ पे कहाँ पे है एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट, बट पिस्टन के ऊपर जाने से क्या होता है, क्रैंक केस में क्या बनता है, वैक्यूम बनता है, मैंने जैसे बताया प्रेशर बनता है। इस वैक्यूम की वजह से फ्यूल और एयर मिक्सचर क्रैंक केस में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, इनटेक करते हैं। स्ट्रोक के एंड पर स्पार्क प्लग को इग्नाइट किया जाता है, इग्निशन किया जाता है। अब देखो ये तो 1 स्ट्रोक का हो गया। 2 स्ट्रोक का जानो तो 2 स्ट्रोक में क्या होगा, पावर प्लस एग्जॉस्ट, मतलब डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा, उसमें अपवर्ड होता है। इग्निशन के बाद जो फ्यूल एयर मिक्सचर जो क्या होता है, बर्न होता है। हाई प्रेशर गैस पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी में धक्का देते हैं, लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट 1 स्ट्रोक में क्या होता है, बीडीसी से टीडीसी जाता है, इससे पावर स्ट्रोक मिलता है। नीचे आते ही एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है एंड बर्न गैस सिलेंडर से बाहर निकल जाती है। जैसे हमारे गैस से जो हमारा साइलेंसर होता है उससे थोड़ा और नीचे आने पर ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाता है। क्रैंक केस में कंप्रेस्ड फ्रेश चार्ज सिलेंडर में एंटर होता है एंड ये फ्रेश चार्ज बची हुई एग्जॉस्ट गैस को भी लेकर निकल जाता है। तो इतनी सारी प्रोसेस है, मतलब इतनी 7-8 पॉइंट तुमको इजीली ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने तुमको बहुत इजी वे पे समझाया। ठीक है, अब समझो इसके एडवांटेज क्या भैया। एडवांटेज क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, लाइट वेट इंजन होता है, हर रेवोल्यूशन में क्या होता है, पावर स्ट्रोक मिलता है, हाई पावर आउटपुट फॉर सेम साइज, लेस मूविंग पार्ट होता है एंड इनिशियल कॉस्ट क्या होती है इसकी, कम होती है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज देख लो भैया 2 स्ट्रोक इंजन की। इसमें क्या होता है, फ्यूल का कंजप्शन क्या होता है, जो होता है वो क्या होता है जी, बहुत मतलब ज़्यादा होता है, एनर्जी बहुत कम होती है, लुब्रिकेशन प्रॉब्लम होती है, इंजन की लाइफ कम होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, नॉइस थोड़ा ज़्यादा होती है। यूज़ क्या 2 स्ट्रोक का, देखो स्कूटर में यूज़ होता है, ओल्ड मॉडल मोटरसाइकिल में यूज़ होता है, चेन सॉ में यूज़ होता है, ले मोमेयर में यूज़ होता है, एंड ले मोमेयर के बाद आउटपुट बोर्ड में इंजन यूज़ होता है, स्मॉल पावर टूल्स में होता है। कंक्लूजन है, कुछ याद करने वाली चीज़ें इस तरह, क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, मतलब हर क्रैंकशाफ्ट जो रेवोल्यूशन हो, मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा उसमें तुमको कितना पावर स्ट्रोक मिलेगा, 1। इसलिए 2 स्ट्रोक इंजन का पावर बहुत आउटपुट ज़्यादा देता है। ठीक है, पावर आउटपुट ज़्यादा देता है। अब देखो भाई, अब तुम्हारा आता है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। एंड इसके पेट्रोल इंजन को हम समझेंगे कि जो हमारा शक होता है, देखो ये तुम्हारा पहले समझ लो, ये हमारा फ्लाई व्हील है और ये हमारे क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि सबसे पहले शक इंडक्शन स्ट्रोक, ये एयर पेट्रोल मिक्सचर को ड्रॉ लेता है, तो ये एयर और पेट्रोल के क्या मिक्सचर को लेगा। जो स्क्यूज है ये क्या करता है, कंप्रेस करता है, किसको, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, ये वाल्व
क्लोज और पिस्टन को मूव अप करता है। मतलब ये वाल्व को, जो हमारे वाल्व होते हैं उनको क्या करता है, क्लोज करता है। वो वाल्व को क्या करता है, क्लोज करता है और और क्या करता है, पिस्टन को मूव अप करता है। बैंक, ये बैंक क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग से इग्नाइट्स मिक्सचर मिलता है एंड इसको इग्नाइट किया जाता है। फिर ब्लो मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यहाँ पे क्या होता है, पिस्टन को मूव किया जाता है, अप पुशिंग किया जाता है, ऊपर की तरफ पुश किया जाता है, गैस इससे बाहर निकल जाती है। ठीक है, ठीक, इतना होते हैं। आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड इसका डायग्राम है, बहुत इजी डायग्राम है एंड तुम अच्छे से बना लोगे। तो देखो, सबसे पहले ये हमारा कहाँ पे होता है, ये ऐसा ऐसा घूमता है। देखो, या तो ऐसा, जब ऐसा होगा इस कंडीशन में होगा तो ये हमारा थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, एंड जब ये ऐसा होगा तो ये नीचे आएगा, एंड जब ये ऐसा होगा तो ये ऊपर जाएगा, एंड ये ऐसा होगा तो नीचे जाएगा। तो देखो, इनटेक, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट, सारी चीज़ें बता दी। अब भाई इसका बेसिक आइडिया समझ लो। बेसिक आइडिया क्या है कि ये पावर के लिए 4 स्ट्रोक लगते हैं। ऊपर 2 स्ट्रोक में 1 पावर मिलता था। इसमें पावर के लिए कितने 4 स्ट्रोक लगेंगे। 2 क्रैंक शाफ्ट रेवोल्यूशन में 1 पावर मिलेगा। उसमें हर क्रैंक शाफ्ट रेवोल्यूशन में 1 पावर मिलता था, लेकिन इसमें दो जब क्रैंक शाफ्ट रेवोल्यूशन होंगे तब तुमको क्या मिलेगा, 1 पावर स्ट्रोक मिलेगा। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं इसमें। ठीक है, वर्किंग क्या होती है, 1 स्ट्रोक, एक इनटेक के स्ट्रोक करोगे तो तुमको पिस्टन जो तुम्हारा होगा वो टीडी से बीडीसी जाता है, एंड इनलेट वाल्व तुम्हारा ओपन कर देगा, फ्यूल एयर मिक्सचर सिलेंडर में एंटर करता है। बस एक स्ट्रोक में इतना होता है। जब तुम दूसरा स्ट्रोक दोगे तो इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक मिलेगा। पिस्टन जो होगा वो तुम्हारा बीडीसी से टीडीसी जाएगा एंड दोनों वाल्व बंद कर देगा। मिक्सचर जो होता है वो कंप्रेस होता है, एंड में स्पार्क प्लग इग्निशन होता है। ठीक है, थर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है। इग्निशन से गैस एक्सपेंड होती है एंड पिस्टन टीडीवी से बीडीसी जाता है एंड यूजफुल वर्क आउटपुट मिलता है। एंड लास्ट में जब हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं भाई, इसमें ध्यान रखना, इसीलिए इसको 4 स्ट्रोक बोला जाता है। तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगी एंड बर्न गैस कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें 2 स्ट्रोक में ही काम हो जाता है, बट हमारा 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक लगते हैं। पहले स्ट्रोक में इनटेक स्ट्रोक होगा, दूसरे में हमारा, सेकंड में हमारा क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, थर्ड में हमारा पावर स्ट्रोक होगा, एंड लास्ट में हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो ये हमारा 4 स्ट्रोक इंजन की सारी बातचीत है। एंड अब इसके की पॉइंट क्या है, ये हाई इफिशिएंसी रखता है एंड लो फ्यूल कंजप्शन है, स्मूथ ऑपरेशन है एंड हैवी एंड कॉस्टली रहता है। एडवांटेज देख लेते हैं। ये भाई हाईली थर्मल इफिशिएंसी है, फ्यूल कंजप्शन कम होता है, इंजन की लाइफ ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है, बेटर लुब्रिकेशन सिस्टम होता है और स्मूथ और साइलेंट ऑपरेशन होता है। डिसएडवांटेज क्या, कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, वेट ज़्यादा होता है, पावर टू वेट रेशियो कम होता है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, यूज़ ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, यहाँ पे कार होता है, मोटरसाइकिल होती है, मॉडर्न बाइक होती हैं, स्कूटर्स होते हैं और पेट्रोल जनरेटर्स हैं एंड लॉ मोमेयर्स हैं एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल मशीन्स है। तो एग्जाम के लिए एक लाइन का डिफरेंस याद रख रहे हो। 2 स्ट्रोक इंजन मतलब 1 रेवोल्यूशन होगा तो तुमको भाई कितना पावर मिलेगा, 1 पावर मिलेगा। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होगा, अगर तुम्हारे पास 2 रेवोल्यूशन होंगे तभी तुमको 1 स्ट्रोक मिलेगा, 1 पावर मिलेगा। तो बहुत क्लियर डिफरेंस है कि 2 स्ट्रोक मतलब 1 रेवोल्यूशन मतलब 1 बार घूमा तुमको 1 बार पावर एग्जॉस्ट करने का मिल जाएगा। बट अगर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है तुम्हारा तो इसमें क्या होगा, 2 स्ट्रोक जब मतलब तुम 2 रेवोल्यूशन करोगे तो तुमको कितना मिलेगा, तभी तुमको 1 पावर मिलेगा। अब आता है वर्किंग ऑफ डीजल इंजन। तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई ये कंपैरिजन इग्निशन इंजन होता है। ये कंपैरिजन पढ़ रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है एंड इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता। देखो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा डीजल 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, इसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग नहीं होता, इसमें सेल्फ इग्नाइट होता है। सिर्फ 2 स्ट्रोक में साइकिल कंप्लीट होता है। एक क्रैंक शाफ्ट होती है उसका रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 स्ट्रोक होता है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है, ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है, ठीक है, हमारा फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे हमने इंजेक्ट किया, ठीक है,
फ्यूल को हमने क्या किया, इंजेक्ट किया। देखो ये हमारे, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये हमारे एग्जॉस्ट वाल्व है। दो साइलेंसर होते हैं ना, फोर व्हीलर ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, तो ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है। फ्यूल भाई आया अंदर, हमारा फ्यूल को हमने इग्नाइट किया, ठीक है। फ्यूल अंदर आ गया, इनमें हमने एयर भर दी, ठीक है। एयर भर ली, एयर इनटेक कर ली। इसमें ये हमारा पिस्टन होता है, ठीक है। ये डाउनवर्ड अपवर्ड क्या होगा, डाउनवर्ड अपवर्ड चलेगा तो हमारा ऑयल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड एक क्रैंक केस होता है, ठीक है, क्रैंक केस होता है। तो इतना तुमको समझ में आया। अब वर्किंग क्या है टू स्ट्रोक की, तो वन स्ट्रोक में क्या होगा, कंप्रेशन प्लस इनटेक, मतलब अपवर्ड को ये स्ट्रोक करेगा। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है। सिलेंडर में पहले आई फ्रेश एयर को कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। इस दौरान इनलेट और एग्जिस्ट पोर्ट बंद रहते हैं। स्ट्रोक के बाद डीजल फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से फ्यूल ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो जाता है, ठीक है। अब आता है टू स्ट्रोक। तो टू स्ट्रोक में क्या होता है, पावर प्लस एग्जॉस्ट डाउनवर्ड स्ट्रोक होते हैं। ये फ्यूल को इग्नाइट हो फ्यूल के इग्नाइट होती ही गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है। पिस्टन क्या होता है, इसमें पिस्टन टीडीसी की तरह से बीडीसी जाता है एंड इसे पावर स्ट्रोक मिलता है। एंड नीचे आते ही एग्जॉस्ट पोर्ट क्या होता है, बंद हो जाता है। इसे नीचे आते ही क्या हो जाता है कि, एक मिनट फोन आ गया। तो देखो जो हमारा जो हमारा जो हमारा क्या होता है, बर्न गैस जो होती है वो सिलेंडर से बाहर निकल जाती है एंड फ्रेश एयर सिलेंडर में एंटर होती है एंड स्कैर्विंग या स्केव इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। तो देखो टीडीसी मतलब क्या होता है, टॉप डेड सेंटर। मैंने तुमको बताया नहीं डायग्राम, वो फुल फॉर्म मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि मैंने भाई अभी तुमको बताया नहीं। ये टॉप डाउन सेंटर, मतलब टॉप डाउन सेंटर से बी मतलब बॉटम डाउन सेंटर। तो टीडीसी टी सॉरी एक बार मैं लिख देता हूँ। तो टीडीसी मतलब टॉप डाउन सेंटर। आई होप इतना क्लियर। बीडीसी बॉटम डाउन सेंटर। सो तुम ध्यान रखना, टॉप मतलब ऊपर को जाना, बॉटम मतलब नीचे को आना। इतना क्लियर है। तो आगे एडवांटेज देख लेते हैं भाई। इसमें एडवांटेज क्या, हर क्रैंक साफ्ट जो होता है उसको रेवोल्यूशन में एक पावर मिलता है। हर क्रैंक साफ्ट रेवोल्यूशन में, मतलब वो एक रेवोल्यूट करेगा तो एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, दो करेगा तो दो। हाई पावर आउटपुट फॉर सेम रिकॉग्नाइजेशन साइज, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है एंड कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होता है। हैवी लोड हैंडल कर सकता है। स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है, थर्मल एफिशिएंसी कम होती है, स्कैर्विंग प्रॉब्लम होती है, मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होता है, इंजन लाइफ कंपैरेटिवली कम होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। यूज़ ऑफ टू स्ट्रोक डीजल इंजन, मरीन्स इंजन, शिप हो गए और बोट्स हो गए, डीजल लोकोमोटिव्स, पावर लो प्लांट्स, हैवी इंडस्ट्रियल मशीन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, लार्ज स्टेशनरी इंजन। तो कंक्लूजन क्या है, इस तरह टू स्ट्रोक डीजल इंजन में हर रेवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक इंजन मिलता है, एक पावर स्ट्रोक मिलता है। अब आता है हमारा फोर स्ट्रोक इंजन। तो फोर स्ट्रोक इंजन क्या है, तो फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि ये एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। इसमें 4 स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट होता है। देखो इसमें कितने स्ट्रोक होने चाहिए, जब तुम 4 स्ट्रोक करोगे तब तुम्हारे एक साइकिल होगी, बट उसमें क्या होता है 2 स्ट्रोक करोगे तो तुम्हारा एक साइकिल कंप्लीट होगा। मतलब इसमें सेम टू सेम तुम्हारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जैसा है कि जब तुम 2 क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन करोगे तो तुमको एक पावर स्ट्रोक मिलेगा। स्पार्क प्लग नहीं होता, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। यहाँ पे फ्यूल सेल्फ इग्नाइट होता है, ठीक है। अब मैं तुमको सबसे पहले डायग्राम दिखाऊंगा। तो देखो तुम्हारा इनलेट वाल्व जो होते हैं, तो ये तुम्हारा इनलेट वाल्व है भाई, ठीक है। ये तुम्हारा डायरेक्ट फ्यूल आ रहा है, फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व है। तो यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर में तुम्हारा फ्यूल आया एंड ये यहाँ पे एयर भर दी जाती है। ये तुम्हारा पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है एंड क्रैंकशाफ्ट है। ये तुम्हारा फ्यूल भरेगा तो एंड जैसे ये यहाँ से ऊपर गया देन तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा एग्जॉस्ट वाल्व से धुआं बाहर निकल जाएगा, ठीक है। शायद तुमको इतना क्लियर हो गया है, ठीक है भाई। 45 से 50 मिनट हो गए कंटिन्यूसली बोलते हुए, तो थोड़ा सा समझो, विदाउट मैंने ब्रेक लिए ही शूट किया। तो वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, तो इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक क्या होता है, इनटेक स्ट्रोक।
तो इनटेक स्ट्रोक मतलब क्या होता है कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है, सिर्फ फ्रेश एयर सिलेंडर में होती है। टू स्ट्रोक का मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक, तो इसमें क्या होता है पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाता है, मतलब बॉटम डाउन बॉटम डाउन सेंटर से कहाँ जाता है, टॉप डाउन सेंटर जाता है। ठीक है, हाँ मेरे को लगा मैं भूल तो नहीं गया यार फुल फॉर्म। ठीक है, दोनों बॉल बंद रहती हैं, एयर कंप्रेस होती है, एयर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, एंड में डीजल फ्यूल इंजेक्ट होता है और इग्नाइट हो जाता है। ठीक है, पावर स्ट्रोक समझ लो, कंबशन के बाद क्या होता है, कंबशन के बाद गैस एक्सपेंड होती है, पिस्टन टीडीबी से मतलब टॉप से बॉटम जाता है एंड यूजफुल वर्क आउटपुट मिल जाता है। 4 स्ट्रोक में क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक मिलता है, इसमें पिस्टन जो होते हैं वो बीडीसी से टीडीसी जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है एंड बर्न गैस बाहर निकल जाती है। एडवांटेज देख लो, हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है, फ्यूल कंजप्शन कम होता है, इंजन लाइफ ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन कम होता है, बेटर लुब्रिकेशन होता है, स्मूथ और रिलायबल ऑपरेशन होता है एंड हैवी लोड के लिए सुटेबल है। डिसएडवांटेज क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, इंजन हैवी और बल्कि होता है, पावर को वेट रेशियो कम होता है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। यूज़ क्या है भाई, इसके यूज़ क्या है, ट्रक्स एंड बसेस, डीजल कार्स, ट्रैक्टर, डीजल जनरेटर, कंस्ट्रक्शन मशीन, एग्रीकल्चर मशीन एंड इंडस्ट्रियल जनरेशन। सो देखो इसका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का जो एफिशिएंसी होता है वो हाई होता है एंड बेटर होता है, फ्यूल इकोनॉमी, ये फ्यूल क्या देता है, इकोनॉमी देता है। ठीक है, तो तुम्हारा ये है। एंड इसका मैं तुमको थोड़ा सा पेट्रोल इंजन वर्सेस डीजल इंजन बता दूं कि हमने ये पेट्रोल लिया है, ये डीजल लिया है, ये हमने कुछ पॉइंट लिए। तो इग्निशन टाइप क्या होता है, स्पार्क इंजन होता है। देखो भाई तुम थोड़ा सा समझते जाना, ठीक है, मैं तुमको बता दिया हूँ, पहला मैं पेट्रोल का बोलूँगा एंड ये पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो इग्निशन टाइप कैसा होता है, पेट्रोल में स्पार्क और इसमें कंप्रेशन इग्निशन होता है। फ्यूल कैसा होता है, पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, स्पार्क प्लग प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। फ्यूल इंजेक्शन के कार्बोरेटर में या इंजेक्टर में इंजेक्ट होता है, ये इसमें इंजेक्टर पे बस होता है। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो इसका लो होता है, पेट्रोल इंजन का लो होता है एंड डीजल इंजन का हाई होता है। इफिशिएंसी पेट्रोल इंजन की कम होती है, डीजल की ज़्यादा होती है। इनिशियल कॉस्ट पेट्रोल की कम होती है और डीजल की ज़्यादा होती है। नॉइस पेट्रोल कम करता है और डीजल वाला ज़्यादा करता है। स्पीड पेट्रोल की हाई स्पीड रहती है और डीजल की लो स्पीड रहती है। यूज़ कहाँ होता है, कार और बाइक में यूज़ किया जाता है और ट्रक्स, बसेस और जनरेटर में यूज़ किया जाता है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में डिफरेंस जो देखो, साइकिल कंप्लीशन ये 2 स्ट्रोक में करता है, ये 4 स्ट्रोक में करता है। पावर स्ट्रोक हर रेवोल्यूशन में होता है, हर 2 रेवोल्यूशन में होता है। एफिशिएंसी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। पावर का आउटपुट क्या होता है, ज़्यादा होता है सेम साइज़ पे और ये कम होता है। इंजन की लाइफ ये कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस 2 स्ट्रोक डीजल में ज़्यादा होती है एंड 4 स्ट्रोक में कम होती है। कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, कम होता है। यूज़र शिफ्ट्स और इको मोटिव्स, इसमें ट्रक होते हैं एंड बसेस एंड जनरेटर होता है। तो एग्जाम ट्रिक बता रहा हूँ तुमको, पेट्रोल स्पार्क प्लस स्पीड होता है एंड डीजल इज इक्वल टू कंप्रेशन एंड इफिशिएंसी होता है। तो तुम अब देखो, तो आई होप तुमको इतना सब समझ में आया होगा एंड तुम्हारा सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया, पूरा इतना ख़त्म कर दिया, पूरा डीजल इंजन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन से लेके 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक डीजल इंजन एंड पेट्रोल। अब बचा वर्किंग ऑफ कंप्रेशर, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन अब बाकी है, तो बस इसको बस पढ़ना है एंड इसके बाद तुम्हारा यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 4 बस रहेगा, तो वो भी तुमको मिल जाएगा। तो देखो वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं कंप्रेसर का। तो कंप्रेशन क्या है, कंप्रेसर जो होता है ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो एयर या गैस को प्रेशर इंक्रीज करता है। देखो जो हमारा कंप्रेसर, तुमने गाड़ी की हवा कभी भी भरवाई हो तो कंप्रेसर तो जानते ही होगे। तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो एयर या गैस को क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है और वॉल्यूम को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ के थ्रू है। जब एयर को कंप्रेस किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है एंड उसका जो प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है वो क्या है, बढ़ जाता है। इस कंप्रेस्ड एयर को बाद में इंडस्ट्रियल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इसका भाई डायग्राम है। यहाँ पे नीचे सबसे नीचे क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे भी होता है। रॉड, ये रॉड कनेक्शन है, ये कनेक्टिंग रॉड है। ये हमारा पिस्टन भाई है एंड ये हमारा सिलेंडर भाई है।
ठीक है। सिलेंडर और ये यहाँ से एयर को इन किया जाता है, ठीक है। इनलेट वाल्व ये भी है, ये डिलीवरी वाल्व है, एंड यहाँ से हम एक पाइप जोड़ दो तो यहाँ से हवा भर देते हैं। एंड ये एयर आउटलेट या रिसीवर है, ठीक है, यहाँ से भी हो सकता है, इसकी को बोल रहा है, ठीक है। और ये जो ये लगा ना, ये घड़ी वड़ी, ये एयर आउटलेट या रिसीवर की देखती है कि कितना कितना मतलब गैस भर गई है, कितना नहीं भरी है, ठीक। ये हो गया। अब आती है वर्किंग। सो वर्किंग प्रिंसिपल देख लो। सक्शन स्ट्रोक। सो सक्शन स्ट्रोक होता है मतलब जो हमारा पिस्टन है वो टॉप डाउन सेंटर से बॉटम डाउन सेंटर जाता है। इनलेट वाल्व क्या होती है, ओपन होती है, एटमॉस्फेरिक एयर सिलेंडर के अंदर जाती है, ठीक है, अंदर एंटर करती है। कंप्रेशन स्ट्रोक जो हमारा पिस्टन है वो बीडीसी मतलब बॉटम से टॉप जाता है, और इनलेट वाल्व क्या होती है, बंद हो जाती है। एयर कंप्रेस होती है, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। डिलीवरी ऑफ एयर, जब एयर का प्रेशर डिलीवरी प्रेशर से ज़्यादा होता है तो डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाती है, कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज टैंक या रिसीवर में चली जाती है। इस तरह कंप्रेसर कंटिन्यूसली हाई प्रेशर एयर सप्लाई करता रहता है। एडवांटेज क्या है इसके, हाई प्रेशर होता है, एयर इजीली अवेलेबल होती है, कंटिन्यूस एयर सप्लाई देता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज़फुल है, मेंटेनेंस कंपैरेटिवली इजी है, पावर ट्रांसमिशन क्लीन होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होती है, पावर कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, नॉइस प्रोड्यूस करता है भाई, हीट का जनरेशन होती है, एंड रेगुलर लुब्रिकेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यूज़ क्या भाई, देखो ये एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में यूज़ करता है। पेनियोमेटिक टूल्स जैसे ड्रिल हो गए, हैमर में यूज़ होता है। स्प्रे पेंटिंग होती है। ऑटोमेटिक सर्विस स्टेशन, गैस टर्बाइंस, एयरक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है। अब इसका टाइप देख लो, तो इसका सबसे पहला टाइप क्या है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन, मतलब पिस्टन और सिलेंडर से काम करता है ये। पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, एयर को कंप्रेस करता है, एंड हाई प्रेशर लो फ्लो रेट देता है, एंड इसकी स्मॉल कैपेसिटी के लिए सूटेबल है। इसके यूजेस क्या है, एयर कंप्रेशन इन गैराज, रेफ्रिजरेशन एंड एसी एंड स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है। रोटेटरी जो कंप्रेशर होता है वो क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट्स मतलब जैसे स्क्रू हो गए, वैन हो गए, एंड ये क्या होते हैं, ये एयर से कंप्रेस किए जाते हैं। एंड इनका जो कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस जो होता है एयर सप्लाई होता है, मीडियम प्रेशर, स्मूथ ऑपरेशन, नॉइस कम होती है बाइक की। एंड एसी यूज़ क्या है, एसी सिस्टम, इंडस्ट्रियल एयर सप्लाई एंड प्यूमेटिक टूल्स। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर क्या होता है, देखो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर क्या होता है, इसमें जो होता है ये हाई स्पीड रोटेटिंग इम्पलर से क्या होते हैं, कंप्रेस किए जाते हैं। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ होता है। एंड लार्ज क्वांटिटी एयर जैसे लो टू मीडियम प्रेशर एंड हाई स्पीड मशीन्स में यूज़ होता है। यूज़ कहाँ होता है, पावर प्लांट, गैस टर्बाइन, एयरक्राफ्ट इंजन्स और लार्ज इंडस्ट्री। एग्जाम लाइन के लिए एक बात याद रखना कि जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का काम होता है एयर का प्रेशर बढ़ाना होता है बाय रिड्यूसिंग वॉल्यूम। तो मतलब हमें अब एयर कंप्रेसर का सिर्फ इतना काम होता है कि जो हमारी गैस मतलब जो एयर होती है, एयर का प्रेशर बढ़ाना होता है वॉल्यूम को रिड्यूस करके, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है। एंड यहीं पे तुम्हारा यूनिट नंबर 5 खत्म होता है, एंड अब यूनिट नंबर 4 बस बचा है। एंड मैं तुमको दिखा देता हूँ कि भाई यूनिट नंबर 4 बस बचा है। सो देखो, सबसे पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ, तुमको क्लियर दिख जाए। सो बीएमई का यूनिट नंबर फ्लूइड्स कंप्लीट डला हुआ है। एंड भाई तुम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो यार, क्या बताया जाए। बीएमई का यूनिट नंबर 1 मटेरियल भी डला हुआ है, ठीक है। एंड बीएमई का यूनिट नंबर 2 भी डला, एंड ये यूनिट नंबर 5 हो गया। एंड यूनिट नंबर 4 बस बचा है, सो वो भी तुमको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आज के आज ही। एंड सारे तुम्हारे जो मैंने बताए हैं कि तुमको डायग्राम का वीडियो एक प्रॉपर मिल जाएगा, एक न्यूमेरिकल का वीडियो प्रॉपर मिल जाएगा, एंड तुमको लास्ट मोमेंट टिप्स के लिए भी वीडियो मिल जाएगा। और एक टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, मैं तुमको दिखा देता हूँ कहाँ पे हैं। तो ये बीएमई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डले हुए हैं, बट आप लोगों ने देखे ही नहीं है क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा आते हैं, दैट्स वाई। आप लोगों की भी कोई गलती नहीं, बाकी आई होप ये वीडियो तुमको समझ में आया होगा। तो भाई इस यूनिट से देखो कोई ना कोई क्या, देखो सब इम्पॉर्टेंट है। कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल और 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, इनमें से तो आएगा ही आएगा पेट्रोल डीजल से। एंड बाकी बहुत अच्छा मतलब यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है, तुम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अच्छे से कर पाओगे। एंड एक चीज़ बता दूं कि तुमको अगर ये नोट्स चाहिए हैं, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रिवीजन टाइम पे, क्योंकि भाई बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है।
सो कोशिश कर लो कि भाई आप लोग क्या करो कि मेरा टेलीग्राम चैनल या मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा। सो प्लीज़ उनको ज्वाइन करिए एंड ये इसको एक्सेस करने की कोशिश करो। यूनिट नंबर हमने 1 अपलोड कर दिए। एंड एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई जो हमारा मतलब ये नोट्स हैं, ये आपको इजीली एक्सेस करने को मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस के लिंक डले हैं, तो प्लीज़ जाके एक्सेस करो। एंड बाकी आई होप आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा एंड आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।